नेक्स्ट चैप्टर है साझेदारी फर्मों के खाते। साझेदारी क्या होती है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी ऐसे व्यवसाय के लिए जिसमें लाभ कमाना उनका प्रमुख उद्देश्य है, जब इकट्ठे मिलकर वो व्यवसाय शुरू करते हैं, उसे साझेदारी कहा जाता है। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार, आपको पता होना चाहिए साझेदारी अधिनियम 1932 है, धारा 4 के अनुसार, जिस पे मैंने लर्न लिखा है, ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने हैं, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हों जो उनमें से कोई एक या सभी चलाते हैं। जब हमारा उद्देश्य लाभ बांटना ना होकर सेवा भाव होगा, और चाहे हम मिलकर कुछ भी कर रहे हैं लेकिन उसमें लाभ कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है, तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगा। इसकी विशेषताएं, साझेदारी के लिए, यानी कि साझेदारी को पार्टनरशिप बोलते हैं। पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कंपनी अधिनियम 2013 है, अधिकतम संख्या 50 होती है। साझेदारी में ठहराव होना चाहिए। ठहराव मतलब समझौता। अगर हम साझेदारी करते हैं तो आपस में कोई समझौता करेंगे, वो लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। अगर वो लिखित होता है तो उसे साझेदारी संलेख कहते हैं। उसमें सदस्यों के अधिकार दायित्व निश्चित होते हैं। लाभ कमाने वाले व्यवसाय के लिए होना चाहिए। ये जरूरी है कि साझेदारी जो है लाभ कमाने वाले व्यवसाय के लिए होती है। लाभ और हानि का बंटवारा होना चाहिए। हर साझेदार फर्म का एजेंट होता है, यानी कि फर्म के लिए काम भी करता है और उसका स्वामी भी होता है, देख रेख भी करता है। फर्म का कार्यभार सभी साझेदार संभालते हैं या उनमें से कोई एक। साझेदारों के अधिकार क्या हैं? उन्हें लाभ हानि बांटने का अधिकार है, व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार है, और परामर्श देने का अधिकार है, पुस्तकें जांचने का अधिकार है। अब है साझेदारी संलेख। मैंने आपको बताया था ये वो प्रपत्र होता है जब हम साझेदारी समझौता लिखित रूप में करते हैं तो वो साझेदारी संलेख कहा जाता है। इसे साझेदारों का अंतर नियम भी कहते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है आपका। इसमें ये सारी बातें होती हैं, जैसे फर्म का नाम, पता, साझेदारों के नाम, पते, व्यवसाय कौन सा कर रहे हैं, पूंजी कितनी लगाई है, पूंजी पर ब्याज, आहरण कितना, आहरण पर ब्याज, लाभ हानि विभाजन का अनुपात, मतलब जो भी आपने तय किया है वो सब लिखा होगा। साझेदारों का वेतन, हिसाब किताब की अवधि, ख्याति का निर्धारण। इसमें से कोई 8-9 आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। पुस्तकें रखने का ढंग, ऑडिटिंग, साझेदारी की अवधि, साझेदारी कब शुरू की थी, बैंकों से बैंकों में खाते हैं, साझेदारी प्रवेश में क्या नियम है, अवकाश ग्रहण करने पर चुकता, हिसाब चुकता करने के क्या नियम है, विवादों का बंटवारा कैसे होगा। अब ये जरूरी क्यों है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, हम जो भी समझौता कर रहे हैं, अगर वो लिखित है या मौखिक है, मौखिक में वो कोई भी साझेदार मुकर सकता है उससे, लेकिन लिखित में वो नहीं मुकरेगा। इसमें प्रत्येक साझेदार के कर्तव्य और दायित्वों को स्पष्ट लिखा जाता है, झगड़ों का निपटारा किया जाता है, गलतफहमी होने से रोकता है। साझेदारी संलेख ये कोई संस्था के लिए जरूरी नहीं है कि हर संस्था साझेदारी संलेख तैयार करे। अगर कोई संस्था नहीं करती है, कोई फर्म नहीं करती है, तो उस अभाव में कौन से नियम लागू होंगे? तो साझेदारी अधिनियम 1932 में दिए गए अधिनियम लागू होंगे। ये आपको अच्छे से याद करने हैं। अगर साझेदारी संलेख नहीं दिया, सभी पार्टनर्स कुछ नहीं दे रखा हो, लाभ विभाजन अनुपात उनका समान होता है, यानी कि बराबर बांटते हैं। अगर साझेदारी संलेख नहीं है तो कोई पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, कोई आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, किसी साझेदार को काम करने का वेतन कमीशन नहीं दिया जाएगा। पहला, लाभ हानि विभाजन अनुपात बराबर होगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, कोई साझेदार को वेतन और कमीशन नहीं दिया जाएगा, सैलरी और कमीशन नहीं दी जाएगी। अगर कोई साझेदार फर्म को लोन देता है और उसकी रेट नहीं है तो 6% वार्षिक ब्याज वो पा सकता है। कुछ नहीं दे रखा हो तो 6% वार्षिक। सभी साझेदारों की सहमति के बिना कोई साझेदार प्रवेश नहीं कर सकता। सभी साझेदार फर्म के संचालन में भाग ले सकते हैं, पुस्तकों का निरीक्षण कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, साझेदारी संबंधी लेन देन लिखना। आपने अब तक एकल व्यवसाय पढ़ा, उसमें आपने फाइनल अकाउंट बनाए थे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये भी बनाते हैं। लेकिन इसके अलावा ये एक और ये एक्स्ट्रा ये जो बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट कमाने के बाद समायोजन करना। प्रॉफिट कमाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट शो किया जाता है, उसके बाद उसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ये सिर्फ साझेदारी के संबंध में बनाया जाता है। इसके अलावा वो कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का विस्तार मात्रा है। ये भी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो आपने ये लर्न करना है। नोट्स, लाभ हानि खाते के माध्यम से शुद्ध लाभ ज्ञात करने के बाद इस लाभ को साझेदारों में कैसे बांटा जाए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। ये बात ध्यान रहे, ये सिर्फ लाभ की स्थिति में बनाया जाता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में हानि आ रही है तो कोई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। इसका फॉर्मेट जो आपको याद करना है, ये भी साल के अंत में बनाया जाता है। ये नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल नेचर का होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट है उसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी जर्नल एंट्री भी करेंगे इसकी। अब क्रेडिट साइड जो है इनकम वाली होती है। पार्टनर से जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिया वो यहाँ लिखा जाता है क्रेडिट साइड में। बस ये आइटम आती हैं दो। डेबिट में जो हम पार्टनर्स को देंगे, क्या देंगे, सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। ये तीन चीज़ें पार्टनर्स को दी जाती हैं, वो डेबिट में लिखा जाता है क्योंकि ये फर्म का खर्चा होता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म की इनकम होती है, इसलिए क्रेडिट में लिख रहे हैं। कोई फर्म अगर अपना रिजर्व में रखना चाहती है भविष्य के लिए तो वो लिखा जाता है, लाभों का कुछ प्रतिशत जो है रिजर्व में रखा जाता है वो लिखा जाता है, और फिर बाकी का प्रॉफिट उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये कैपिटल और करंट का आगे बताएंगे, फिलहाल आपको ये फॉर्मेट याद करना है। क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड या नेट प्रॉफिट लिख सकते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दो चीज़ें, डेबिट में 2 के साथ, क्रेडिट में बाय के साथ। डेबिट में 2 सैलरीज टू पार्टनर्स, 2 कमीशन टू पार्टनर्स, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 रिजर्व अकाउंट और 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल या करंट अकाउंट। ए और बी जितने भी पार्टनर है, ABC जितने भी हैं वो लिखेंगे। इसके बाद अब ये जनरल एंट्रीज देखिए। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट बैलेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या एंट्री होती है प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का। देखो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या होती है एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब इनको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए आपको मैंने बताया था डेबिट को क्रेडिट कर देते हैं। अब ये क्रेडिट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि जहां ये जाते हैं, जैसे रेंट है, रेंट P&L में जाता है तो उसकी क्लोजिंग P&L में होती है, तो उसके डेबिट में P&L आ जाता है। बस, तो आपने पहले इंटरेस्ट देना है फिर उसको क्लोज करना है। इसी तरह से ड्राइंग्स लेने के लिए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए एंट्री जो है ये क्रेडिट हो रहा है, अब डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट में टू P&L एप्रोप्रिएशन आ जाएगा। इसी तरह से वेतन है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्लोजिंग करेंगे तो ये डेबिट हो रहा है तो अब क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट में आ जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपने याद करनी है एंट्रीज। रिजर्व में इसकी एक ही एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू रिजर्व अकाउंट, ठीक है। और ये हमने जो है हमने जो ट्रांसफ़र किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, तो इस तरह से हम ये ट्रांसफ़र करेंगे। अब ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस। प्रॉफिट एंड लॉस कब बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद ग्रोस प्रॉफिट से बनाया जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कब बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद ये एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है। इसमें ग्रोस प्रॉफिट बेस होता है, इसमें नेट प्रॉफिट बेस होता है। यह नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है, यह लाभों को साझेदारों में बांटने के लिए बनाया जाता है। इसके डेबिट में एक्सपेंस होते हैं, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है बेटा
कि वो खर्चे जो हमने जरूरी देने हैं, यानी कि अगर आपको फर्म को मतलब प्रॉफिट है या लॉस है वो आपको पेमेंट करनी है। लेकिन जो एप्रोप्रिएशन में जो भी आते हैं एक्सपेंस, वो फर्म अपनी मर्जी से देती है प्रॉफिट कमाने के बाद। अगर फर्म चाहे तो दे सकती है, फर्म ना चाहे तो नहीं दिया जाएगा। ये खाता साझेदारी अनुबंध के आधार पर तैयार नहीं किया जाता। ये मतलब मेन जो साझेदारी में है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है, लेकिन बेस तो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, लेकिन वो बनाते नहीं है, वो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो साझेदारी अनुबंध के आधार पर ये तैयार किया जाता है। ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है, मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। इसमें सिर्फ बांटना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, लेकिन इसमें तो हम इनकम के बेस पे एक्सपेंस को राइट ऑफ करके और जो है नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो इसमें आपने कोई 3 या 4 डिफरेंस जो है लर्न करने हैं। अब देखिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में डिफरेंस। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो जरूरी के खर्चे होते हैं, एप्रोप्रिएशन जरूरी के नहीं होते, ये सिर्फ बंटवारे को शो करते हैं। ये चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो तब भी किए जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रॉफिट की दशा में किए जाते हैं। ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में ये भी एक्सपेंस होते हैं, ये भी एक्सपेंस होते हैं, लेकिन ये जो एक्सपेंस होते हैं ये P&L के डेबिट में लिखे जाते हैं। ये जो एक्सपेंस होते हैं वो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखे जाते हैं। ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है। इसमें क्या क्या आएगा, जैसे पार्टनर्स को लोन पर इंटरेस्ट दिया, वो जरूरी देना पड़ेगा लोन, नहीं तो वो आगे से लोन नहीं देंगे। अगर उन्होंने कोई बिल्डिंग आपको यूज़ करने को दिया, उसका रेंट होगा। इसमें क्या आता है, जो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आते हैं वो आते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को एक एग्जांपल से समझेंगे। ये देखिए ये फॉर्मेट है इसका, आपको भी मैंने बताया, ये आपको अच्छे से याद करना है। अब देखिए 1 अप्रैल 2017 को ए और बी ने 10 लाख 6 लाख की पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया। 2:1 के अनुपात में बांटने को सहमत हुए। साझेदारी के संबंध में सूचना दी गई। ए को 10,000 मासिक वेतन के दिए जाएंगे। बेटा जो P&L एप्रोप्रिएशन बनता है वो ईयर के एंड में बनता है, ये चीज ध्यान रखनी है। और जो उसमें खर्चे लिए जाते हैं एनुअली लिए जाते हैं, वार्षिक लिए जाते हैं। अब जैसे ये मासिक है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। बी को विक्रय पर 2% कमीशन दिया जाएगा। विक्रय के 40 लाख रुपए थे। साझेदारों को पूंजी पर 6% ब्याज देना। ए के आहरण पर 3600, बी के आहरण पर 2400 ब्याज के चार्ज करने हैं। लाभ जो है 4,40,000 है। लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। तो मैंने आपको बोला था सबसे पहले हमने क्या करना है, इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है कहाँ पर, क्रेडिट साइड में। ये कर लिया, ठीक है। अब हम डेबिट में क्या लिखेंगे, सैलरी लिखेंगे। देखिए 10,000 गुना 12 1,20,000। कमीशन जो दिया है 40 लाख पर 2%, ये लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे करना है, 6% है। देखिए पूंजी कितनी है इसकी, 10 लाख। 10 लाख गुना 6/100 तो कितना आ गया, 60,000। इसी तरह से दूसरा 36,000 ये निकाल लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें गिवन है 3600 और 2400। इस तरह से हम ए और बी ऐसे करके लिखेंगे 6,000। अब टोटल करा 4,40,000। 4,40,000 में 1 2 3 ये तीनों जो है ऐड करके 4,40,000 में से घटाइए, ये आ जाएगा 1,50,000। ये पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे 2:1 में। अगर नहीं दे रखा होता तो बराबर बराबर बांट देते 75,000, लेकिन अब 2/3 करेंगे। 2:1 का मतलब होता है 2 + 1 3, तो 2/3 और 1/3 लिखते हैं। तो इस तरह से हम ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे, ठीक है।